नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि विधानसभा चुनाव से पहले मिजोरम में राहुल गांधी ने भरी हुंकार, कांग्रेस 5 राज्यों में बनाएगी सरकार। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस का हमला, आंकड़ों की आड़ में धोखा देना बंद करे प्रधानमंत्री, मोदी जनित महंगाई से राहत विदाई के बाद ही मिलेगी। इसी के साथ तीसरी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस के वचन पत्र में वादे ही वादे, एमपी में पुरानी पेंशन से लेकर गोबर खरीदने और आईपीएल टीम बनाने की दे दी गारंटी। चौथी खबर में जिक्र होगा कि चुनाव के लिए सेना का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, खड़गे का पीएम मोदी पर हमला। और इसी के साथ पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि मनीष सिसोदिया की हिरासत बढ़ाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार, बेल पर फैसला रख लिया सुरक्षित। दोस्तों, इसी प्रकार की 25 बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में इंडिया की बन रही है सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। शुरू करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव से पहले मिजोरम में राहुल गांधी ने भरी हुंकार, कहा कांग्रेस 5 राज्यों में बनाएगी सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी इन सभी राज्यों में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि मेरे शब्दों को नोट करके रख लो, कांग्रेस पार्टी तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में जीत हासिल करने जा रही है। मिजोरम में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के लिए काम करती है। राजस्थान में बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा नीति है। कर्नाटक एक अतुलनीय सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करती है, जबकि छत्तीसगढ़ मजबूत नीतियों के साथ उद्यमियों का समर्थन करता है। हम मध्य प्रदेश में भ्रष्ट बीजेपी सरकार को हटा देंगे और हमारी 6 गारंटी तेलंगाना में भारी जीत सुनिश्चित करेगी। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मिजोरम को एक मॉडल राज्य बनाने के लिए कांग्रेस के पास एक स्पष्ट योजना है। हमारी पहलों में 2500 रुपए मासिक वृद्धा पेंशन और इसी के साथ 750 रुपए एलपीजी सिलेंडर, तांग पुईहना आर्थिक विकास पहल शामिल है। बीजेपी के उलट कांग्रेस के पास सभी भारतीयों के लिए एक ही दृष्टिकोण है। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए सोमवार को कहा कि उन्हें इजरायल की ज्यादा चिंता है, बीजेपी सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रही है। मिजोरम चुनाव को लेकर राज्य के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने आइजॉल में राजभवन के नजदीक एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मणिपुर अब एक राज्य नहीं रह गया, बल्कि जातीय आधार पर 2 राज्यों में बंट गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर मिजोरम में राहुल गांधी ने हुंकार भरी है और इसी के साथ 5 राज्यों में सरकार बनाने का दावा भी ठोक दिया है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस पार्टी का हमला, आंकड़ों की आड़ में धोखा देना बंद करे पीएम, मोदी जनित महंगाई से राहत विदाई के बाद ही मिलेगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर गरीब जनता की परेशानियों को अनदेखा करने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस ने आवश्यक वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों को लेकर मंगलवार को केंद्र पर निशाना साधा। पार्टी ने दावा किया कि बढ़ती कीमतों के कारण गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों का जीवन दयनीय हो गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के अनुसार आर्थिक मोर्चे पर मिल रही चुनौतियों के कारण हालत नाजुक है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री को आंकड़ों के माध्यम से लोगों को धोखा देना बंद करना चाहिए और सेवानिवृत्ति ले लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पद छोड़ने के बाद ही देश को मोदी निर्मित मुद्रास्फीति से राहत मिलेगी। गौरतलब है कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी के कारण थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति सितंबर में भी नेगेटिव दर्ज की गई है। लगातार छठे महीने 0.26% पर नकारात्मक मुद्रास्फीति के बीच कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथों ले लिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस के वचन पत्र में वादे ही वादे, मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन से लेकर गोबर खरीदने और आईपीएल टीम बनाने की कर दी गारंटी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भोपाल में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने घोषणा पत्र का नाम वचन पत्र रखा है और अपने वचन पत्र में पार्टी ने हर वर्ग के विकास की रूपरेखा तैयार कर दी है। खासतौर से किसान, युवा और महिलाओं पर मुख्य फोकस है। साथ ही कांग्रेस ने 101 गारंटी दी है और कांग्रेस के इस वचन पत्र में 1990 वचन है। 7 वर्गों के लिए अलग अलग वचन पत्र तैयार किया गया है। कांग्रेस ने किसान, महिला, युवा, आस्था में विश्वास के लिए नोट बनाया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि वचन पत्र जारी करते हुए पार्टी के दिग्गज नेताओं ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो वो मध्य
प्रदेश से IPL के लिए टीम बनाएगी और किसानों से गोबर खरीदेगी, बेटियों के विवाह में 1 लाख की मदद करेगी और 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा भी देगी। साथ ही सरकार आने पर राजस्थान की तरह रिटायर्ड कर्मचारियों को पुरानी पेंशन भी दी जाएगी। वचन पत्र जारी करते हुए कमलनाथ ने जनता से वादा किया कि कांग्रेस सरकार में आएगी तो खुशहाली लाएगी और कहा कि मुझे कई संगठनों, आम जनता से सुझाव मिले हैं, डाक से भी सुझाव आए हैं। कुल मिलाकर 9000 सुझाव प्राप्त हुए हैं और हमने उनके आधार पर वचन पत्र तैयार किया है। जनता से जुड़े 59 मुद्दों को वचन पत्र में शामिल किया गया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव के लिए सेना का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे खड़गे का PM मोदी पर हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने मंगलवार को सरकार पर चुनाव के लिए राजनीतिक रूप से सेना का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि सत्तारूढ़ पार्टी ने सैनिकों की लोकप्रियता का फायदा उठाकर सेना की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने सेना से देश भर में सेल्फी पॉइंट लगाने को कहा है, जहां सैनिकों की बहादुरी के बजाय उसकी योजनाओं का प्रचार किया जाएगा। खड़गे ने कहा कि देश की रक्षा करने वाले हमारी भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों की लोकप्रियता का फायदा उठाकर PM मोदी अपना प्रचार कर रहे हैं। चुनाव के लिए सेना का राजनीतिक इस्तेमाल करके मोदी सरकार ने कुछ ऐसा किया है जो पिछले 75 वर्षों में कभी नहीं हुआ। बता दें कि मोदी सरकार ने सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए सेना से देश भर में 822 सेल्फी पॉइंट स्थापित करने को कहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सेल्फी पॉइंट पर सैनिकों की बहादुरी की कहानी के बजाय प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें लगी हैं और उनकी योजनाओं की प्रशंसा की जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मनीष सिसोदिया की राहत बढ़ाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने ED को लगाई फटकार, बेल पर फैसला रखा सुरक्षित। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और इसके साथ ही केंद्रीय एजेंसियों पर सख्त टिप्पणी करते हुए सिसोदिया को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता, यह बयान दिया। वहीं दोस्तों, याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर उन्होंने फैसला सुरक्षित रख लिया है। आम आदमी पार्टी नेता की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और इस दौरान अदालत ने CBI और ED पर सख्त टिप्पणी की। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और SVN भट्टी की पीठ ने CBI और ED दोनों जांच एजेंसियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू से सवाल किया। कोर्ट ने पूछा कि निचली अदालत में सिसोदिया के खिलाफ आरोपों पर बहस कब शुरू होगी। पीठ ने कहा कि आप उन्हें अनिश्चित काल तक सराखों के पीछे नहीं रख सकते। एक बार किसी मामले में आरोप पत्र दायर हो जाने के बाद आरोप पर बहस तुरंत शुरू होनी चाहिए। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल SV राजू को बताया कि सिसोदिया के खिलाफ CRPC की धारा 207 से जुड़े मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद बहस शुरू की जाएगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को दिया आखिरी मौका और इस तारीख को होगी विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के उद्धव गुट और शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर होने वाले सुनवाई में लेट लतीफी पर सुप्रीम कोर्ट भड़क गया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए समय सीमा निर्धारित करने का आखिरी अवसर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है। शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते हुए कड़ा रुख अपनाया और कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है। इसके साथ ही कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई के लिए वास्तविक समय सीमा बताने का अंतिम अवसर दिया है। बता दें कि इससे वह उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं ने भी कई बार अयोग्यता के मामले पर सुनवाई में हो रही देरी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर के खिलाफ बयानबाजी की है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देवेंद्र फडणवीस और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग क्या करेंगे? बीजेपी में कैसे लोग? अजीत पवार पर मीरा बोरवणकर के आरोपों से घिरी सरकार। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने मांग की है कि पूर्व IPS अधिकारी मीरा बोरवणकर ने पुणे की येरवड़ा में सरकारी जमीन को लेकर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं और इनकी जांच हाईकोर्ट के वर्तमान जज से कराई जाए और जांच होने तक उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को कार्य मुक्त किया जाए।
दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त अशोकनगर के दिग्गज नेता अजय प्रताप यादव ने दे दिया इस्तीफा और कांग्रेस करेंगे ज्वाइन। मध्य प्रदेश भाजपा में जबरदस्त बगावत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। टिकट नहीं मिलने से वरिष्ठ नेता लगातार इस्तीफे देते जा रहे हैं और अशोकनगर के कद्दावर नेता अजय प्रताप यादव ने भी भाजपा छोड़ दी है। उन्होंने शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बंदूक के लाइसेंस में लाखों रुपए लेने के आरोप भी भाजपा सरकार पर उन्होंने लगाए। अजय प्रताप यादव के इस्तीफे से बीजेपी को करारा झटका लगा है। ग्वालियर अंचल में बीजेपी का साथ कई नेता अब तक छोड़ चुके हैं। और दोस्तों, मध्य प्रदेश में अगले महीने विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के नेता अपनी पार्टियां छोड़कर एक दूसरे की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है कि इसकी बनेगी सरकार? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने निशिकांत दुबे को भेजा लीगल नोटिस। बोली मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्राई को कानूनी नोटिस भेजकर उनके खिलाफ लगाए गए अपमानजनक और झूठे आरोप को वापस लेने के लिए कहा है। दुबे को भेजे गए कानूनी नोटिस में 15 अक्टूबर 2023 को लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित और मीडिया और प्रेस के सदस्यों को लीक किए गए पत्र में महुआ मोइत्रा के खिलाफ लगाए गए अपमानजनक और झूठे आरोपों को वापस लेने की मांग की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कानूनी नोटिस के जरिए दुबे को मोइत्रा से लिखित सार्वजनिक माफी मांगने को भी कहा है। वहीं दोस्तों, नोटिस में कहा गया है कि यदि आप इस नोटिस की प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर उपरोक्त का अनुपालन करने में विफल रहते हैं तो हमारी मुवक्किल अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए बाध्य होगी और ऐसी कार्रवाई केवल आपके जोखिम, लागत और परिणाम पर होगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में भड़काऊ भाषण के लिए अमित शाह की आलोचना की। चुनाव आयोग से मामला दर्ज करने का आग्रह किया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की राज्य में सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए भुवनेश्वर साहू की हत्या पर उनके भड़काऊ बयान के लिए आलोचना की और चुनाव आयोग से भाजपा नेता के खिलाफ मामला दर्ज करने का आग्रह किया। अप्रैल में बेमेतरा जिले के बिरानपुर गांव में सांप्रदायिक हिंसा में साहू की मौत हो गई थी। भाजपा ने उनके पिता ईश्वर साहू को सज्जट विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा है। वहीं दोस्तों, एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही उत्तेजक बयान दिया है। एक हत्या के मामले में उन्होंने अपनी चुनावी रैली में सीधे कहा कि तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए छत्तीसगढ़ के बेटे भुवनेश्वर साहू की भूपेश बघेल सरकार ने हत्या कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है कि हम साहू के हत्यारों को न्याय के कटघरे में लाएंगे और इसके प्रतीक के रूप में उनके पिता ईश्वर साहू को चुनाव में उतारा गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अमित शाह का यह बयान न केवल आपत्तिजनक है बल्कि इसका एकमात्र उद्देश्य शांतिपूर्ण राज्य छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक हिंसा भड़काना है। गृह मंत्री ने चुनावी लाभ के लिए उन्माद भड़काने की मंशा से यह बयान दिया है। दोस्तों, रमेश ने कहा कि हकीकत तो ये है कि हिंसा और प्रतिहिंसा के इस मामले में सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उन्होंने कहा कि लेकिन छत्तीसगढ़ में अपनी स्पष्ट दिख रही हार से हताश शाह अब सांप्रदायिकता का सहारा लेना चाहते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में बीजेपी के लिए आसान नहीं है जीत की राह। विरोधी से ज्यादा अपने ही बागी होकर बिछा रहे हैं कांटे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान की सत्ता वापसी की जुगत में लगी भारतीय जनता पार्टी के लिए सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चुनाव जीतने के लिए बेशक पार्टी इस बार कई सांसदों को मैदान में उतार चुकी है, लेकिन यहाँ उसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल कांग्रेस से ज्यादा उसे अपने ही अंदर मची कलह से नुकसान पहुंचाता दिख रहा है। दरअसल राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थक नेता लगातार पार्टी आलाकमान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये समर्थक वसुंधरा को किनारे किए जाने से काफी नाराज हैं और इस तरह के प्रदर्शन राज्य के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहे हैं और इनमें से कई नेता अपना टिकट काटने से भी नाराज हैं। दोस्तों, जयपुर में 19 विधानसभा सीटें आती है और इनमें से बीजेपी ने अभी 5 सीटों पर ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, पर इन 5 सीटों में से 3 उम्मीदवारों को विरोध किया जा रहा है और ये विरोध प्रदर्शन पार्टी के दूसरे नेता कर रहे हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला है। तो दोस्तों, क्या अंतर कलह से ही भाजपा राजस्थान का चुनाव हार जाएगी? कमेंट में अपनी राय बताइए। वीडियो अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम केजरीवाल का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा मुझे झूठे केस में फंसाने की हो रही है कोशिश। या दोस्तों, दिल्ली के
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले 8 साल से उन्हें झूठे मामले में फंसाने की साजिश रच रही है। इसके लिए कई लोगों पर दबाव बनाया गया, उन्हें मेरे खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए दबाव में डाला गया। जो लोग नहीं माने उनके ऊपर जुल्म किया गया, उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई और इसको लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि ये 2015 की घटना है। मोदी सरकार 2015 से मुझे झूठे केसों में फंसाने की कोशिश कर रही है। लोगों पर तरह तरह के दबाव बनाकर उन्हें मेरे खिलाफ बयान देने के लिए कहा जाता है। कई लोगों को तो यातनाएं भी दी गई हैं। प्रधानमंत्री देश के लिए काम करने के बजाय 24 घंटे अपने विरोधियों को झूठे मामलों में फंसाने के षड्यंत्र बनाते रहते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह का बेटा क्या करता है, वंशवाद से जुड़े सवाल पर भड़के राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कई मुद्दों पर अपनी राय जाहिर की और इस दौरान राजनीति में वंशवाद को लेकर उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर सवाल उठाए। दरअसल राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि बीजेपी उन पर वंशवाद की राजनीति का आरोप लगा रही है। इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने पूछा कि अमित शाह का बेटा क्या करता है, राजनाथ सिंह का बेटा क्या करता है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे जितना पता है अमित शाह का बेटा भारतीय क्रिकेट को चलाता है। बीजेपी को पहले अपने नेताओं को देखना चाहिए कि उनके बच्चे क्या करते हैं। अनुराग ठाकुर के अलावा और भी लोग हैं जो वंशवाद की राजनीति का उदाहरण हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इजरायल और हमास के बीच जारी जंग पर भी अपनी राय जाहिर की और उन्होंने कहा कि हम हर तरह की हिंसा के खिलाफ हैं। हम निर्दोष नागरिकों के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा की सराहना नहीं करते। हम हर तरह की हिंसा का विरोध करते हैं और इस बात की परवाह किए बिना कि उसे किसने और कैसे अंजाम दिया। उन्होंने आगे कहा कि हमारे संकल्प में ये बात एकदम स्पष्ट है, हिंसा को माफ़ करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जो भी कोई लोगों की जान लेता है वो गलत है। नागरिकों को मारना अपराध है। हम निर्दोष नागरिकों की किसी भी हत्या का विरोध करते हैं, चाहे वो कहीं भी हो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में कांग्रेस की जीत, केंद्र में सरकार बदलने का संकेत, मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। या दोस्तों आपको बता दें कि 12 जिले में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए जागरूकता अभियान शुरू करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा केवल लोगों के कल्याण के लिए दिखावा करती है। कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए सभी काम जैसे कि मनरेगा गरीबों के लाभ के लिए है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, नहीं खाली करना होगा टाइप 7 का सरकारी बंगला। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है। राघव चड्ढा को मौजूदा टाइप 7 सरकारी बंगला खाली नहीं करना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के राज्यसभा सचिवालय की कार्रवाई पर अंतिम रोक हटाने के फैसले को रद्द कर दिया है। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अनूप जे भंबानी ने कहा कि राज्यसभा सचिवालय के खिलाफ निचली अदालत द्वारा पारित स्थगन आदेश बहाल रहेगा। ये रोक तब तक लागू रहेगा जब तक ट्रायल कोर्ट अंतरिम राहत के लिए उनके आवेदन पर फैसला नहीं कर लेता। दिल्ली हाई कोर्ट ने राघव चड्ढा की याचिका पर अपना आदेश बीते बृहस्पतिवार को सुरक्षित रख लिया था, जिसमें उन्हें आवंटित सरकारी बंगले से बेदखल करने से राज्यसभा सचिवालय को रोकने संबंधी एक अंतरिम आदेश को रद्द करने के एक निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी। कार्यवाही पूर्व करने के बाद न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंबानी ने राज्यसभा सचिवालय के वकील से मौखिक रूप से कहा था कि उच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाए जाने तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। चड्ढा के निचली अदालत के 5 अक्टूबर के आदेश को चुनौती चड्ढा ने दी थी और निचली अदालत ने आदेश में कहा था कि चड्ढा ये दावा नहीं कर सकते हैं कि उन्हें आवंटन रद्द होने के बाद भी राज्यसभा सांसद के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सरकारी बंगला रखने का अधिकार है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा ही भ्रष्टाचार की नींव, आयकर की छापेमारी में 94 करोड़ जब्त किए गए रुपए पर बोले डीके शिव कुमार। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई कर 94 करोड़ रुपए जब्त किए थे। वसूले गए रुपए को लेकर मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो पैसा मिला है वो भाजपा नेताओं से जुड़ा हुआ है और इसका कांग्रेस सरकार से कोई लेना देना नहीं है। शिव कुमार ने कहा कि पूरा भ्रष्टाचार भाजपा का ही है और वही भ्रष्टाचार की नींव है, इसलिए कर्नाटक की जनता ने उसे उखाड़ फेंका है। उन्होंने कहा कि जो पैसा मिला है वो भाजपा नेताओं से जुड़ा हुआ है और इसका कांग्रेस सरकार से कोई लेना देना नहीं है। कर्नाटक में एक ठेकेदार, उसके बेटे, एक व्यायामशाला प्रशिक्षक और एक वास्तुकार सहित कई लोगों के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी सोमवार तक जारी रही थी और इसके बाद सीबीडीटी ने बयान जारी कर बताया था कि विभाग ने कर्नाटक और कुछ अन्य जगहों पर सरकारी ठेकेदारों के कुछ
और लोगों के खिलाफ छापेमारी की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी ने की स्कूटी की सवारी, सड़कों पर लोगों से मिलाया हाथ और ले ली सेल्फी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी अपने अलग अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी मिजोरम के दौरे पर हैं। मिजोरम में कांग्रेस ने सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है और कांग्रेस ने पहले 39 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था और इसके बाद बची हुई एक सीट पर भी पार्टी प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी मिजोरम दौरे पर हैं और उन्होंने मिजोरम में एक चुनावी सभा को भी संबोधित किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सभा में दावा किया कि विपक्षी गठबंधन इंडिया देश के 60% हिस्सों का प्रतिनिधित्व करता है, जो भाजपा से भी अधिक है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि पार्टी उम्मीदवारों के प्रचार के लिए चुनावी राज्य मिजोरम की यात्रा के दौरान राजधानी आइजोल में राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन अपने मूल्यों, संवैधानिक ढांचे और धर्मीय संस्कृति से परे लोगों की खुद को अभिव्यक्ति करने और सद्भाव में रहने की स्वतंत्रता को संरक्षित कर भारत की अवधारणा की रक्षा करेगा। जो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान के बाद अब छत्तीसगढ़ में मतदान आगे बढ़ाने की मांग, बड़ी संख्या में लोग नहीं डाल पाएंगे वोट। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में 7 और 17 नवंबर को मतदान की घोषणा की है। 7 नवंबर को प्रदेश की 20 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। वहीं 17 नवंबर को शेष 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें 7 नवंबर को लेकर तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 17 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर पूर्वांचल वासियों की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने निर्वाचन आयोग से इस तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।